और भंडारण है वो नियमों के अधीन होता है, और अगर उस जो एक इसका नॉर्मल यूज है कफ का, उसके अलावा अगर इसका मिसयूज किया जाता है तो वो एक कानूनी अपराध है। तो इस पर एक पिछले 2 महीने से इसमें साक्ष्य संकलन किए गए, इंटेलिजेंस कलेक्शन किया गया, और कुल मिलाकर के एफएसडीए ने 128 एफआईआर जो है हमारे 28 जनपदों में, प्रदेश के 28 जनपदों में वो लॉन्च की हैं। इनमें बनारस में 38, जौनपुर में 16, कानपुर नगर में 8, गाजीपुर में 6, लखीमपुर में 4, लखनऊ में 4, और इसके अलावा कई और जनपदों में 52 अलग अलग तफ्तीशें मुकदमे कायम हुए हैं। कुल मिलाकर के 128 मुकदमे एफएसडीए द्वारा दर्ज किए गए हैं। इसी क्रम में जनपदीय पुलिस के द्वारा भी करीब 20 दिन पहले सोनभद्र में एक ट्रक कफ सिरप पकड़ा गया था। उसके बाद उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, उसी एविडेंस को आगे बढ़ाते हुए रांची में एक ट्रक कफ सिरप की रिकवरी हुई, गाजियाबाद में 4 ट्रक सिरप की रिकवरी हुई, और एक नेटवर्क था पूरा, उस नेटवर्क की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, उस नेटवर्क के फाइनेंशियल लिंकेजेस, उनको एस्टेब्लिश करते हुए उन पर इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई चल रही है। वैसे तो किसी भी ड्रग्स की, किसी भी दवा की तरह से इसके भी कई सारे स्टॉकिस्ट हैं, सुपर स्टॉकिस्ट हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जो उसका अधिकृत उपयोग ना करके वो उसका अनाधिकृत उपयोग कर रहे हैं। माने कि उनके पास वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इस तरह का नहीं दिखा पाए वो, जिसमें प्रिस्क्रिप्शन के साथ उन्होंने नीचे अपने स्टॉकिस्ट को भेजा हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स को भेजा हो और रिटेलर्स को भेजा हो। कई तरीके की उसमें फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, जालसाजी, फोर्जरी के एविडेंस सामने आए। तो ऐसे कुल 5 प्रमुख सुपर स्टॉकिस्ट जो हैं, जो इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त थे, उनको चिन्हित किया गया है। उसमें से 3 जो हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं। एक ये भोला जायसवाल, शुभम जायसवाल, भोला बाप बेटे हैं। शुभम जायसवाल बनारस का है, उसका फादर जो है वो भोला जायसवाल है। भोला जायसवाल अरेस्ट हुआ है। दूसरा एक विभोर राणा, ये सहारनपुर का है, वो अरेस्ट हुआ है। और तीसरा सौरभ त्यागी, ये गाजियाबाद का है, ये अरेस्ट हुआ है। 2 और जो सुपर स्टॉकिस्ट हैं उनके खिलाफ भी साक्ष्य संकलन की और आगे की कार्रवाई चल रही है। इनसे करीब अभी तक जो ये रिकवरी हुई है, करीब 3.5 लाख बोतलों की रिकवरी हुई है, करीब 4.5 करोड़ रुपए के आसपास। और इसमें जो आगे की इनके डायवर्जन के, अवैध व्यापार के जो साक्ष्य मिले हैं, उन पर जो इनके आगे की कार्रवाई है वो चल रही है। अभी तक टोटल मिलाकर के करीब 32 लोग और अरेस्ट किए गए हैं, जो कि इसी इलीगल धंधे से जुड़े हुए हैं। बाकी इसमें जो एफएसडीए की कार्रवाई है उसके बारे में डिटेल में कमिश्नर एफएसडीए मिसेस रोशन जैकब वो बताएंगी, और उसके बाद आपके कोई प्रश्न होंगे तो उसको स्पष्ट करेंगे। हमारे एफएसडीए के विभागीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश ये था, सख्त निर्देश ये था विभाग के लिए कि नारकोटिक श्रेणी की दवाइयां और कोडीन युक्त कफ सिरप, इसकी अवैध डाइवर्शन की विधिवत जांच और कार्रवाई किया जाए। तो नारकोटिक श्रेणी की दवाइयां मतलब टैबलेट्स है, जैसे ट्रेमाडोल, अल्प्राजोल, और कोडीन युक्त कफ सिरप। इसमें मैं शुरू में क्लैरिटी एक देना जरूर चाहूंगी कि इसमें प्रतिबंधित दवा नहीं है। जैसे सर ने बोला, एक शेड्यूल एच प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है जो कि प्रिस्क्रिप्शन पे देना है। कोडीन रखना या उसको बेचने में कोई गलत नहीं है, वो बिल्कुल विधिक है। समस्या केवल तब है जब थोक मात्रा में सप्लाई करते हैं और उसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता है, जैसे परचेस और सेल की आवश्यक प्रपत्र जब नहीं रहता है, तब लाइसेंसिंग अथॉरिटी के तौर पे एफएसडीए इसको वो गलत मानते हैं। तो और दूसरा एक और कंफ्यूजन देखा है इस बीच में कि जो पीडियाट्रिक कफ सिरप को लेकर एक दुखद घटना जो मध्य प्रदेश में हुआ था, जिसमें कुछ बच्चों की डेथ हुई थी, उसमें और इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। उसकी जांच अलग से हो चुकी है और ऐसे कोई भी जानलेवा जो पीडियाट्रिक कफ सिरप है यूपी में नहीं मिला। वो सभी जनपदों में और कई सारे ब्रांडों की जांच होकर वो पुष्टि कर चुकी है।
अब कोडीन वाले में जैसे मैंने कहा, लाइसेंसिंग अथॉरिटी होने के नाते विभाग की जिम्मेदारी ये था कि जो होलसेलर्स को लाइसेंस देती है उनके द्वारा शर्तों की पालन किया जा रहा है कि नहीं, और जो वो माल प्रोक्योर कर रही है उससे संबंध में उनके पास परचेस और सेल के पेपर्स है या नहीं, इसी की पुष्टि करने के लिए विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया। तो क्योंकि कोई भी विषय है तो उसको सोर्स से लेना है, तो जैसे सर ने अभी बताया, हम लोगों ने नारकोटिक ब्यूरो ग्वालियर में, और जो प्रमुख वहां पे देखा गया कि कोडीन का कोटा सबसे ज्यादा किन किन कंपनियों को जाते हैं, तो जो कंपनियां हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स को फिर देखा गया है, जो कि प्रमुख रूप से हिमाचल की पांवटा साहिब और बद्दी इलाके में है और रुड़की में है। तो इन जगहों पे टीम्स गया और वहां पे देखा कि यूपी की प्रमुख सप्लायर्स कौन है, और सप्लायर के लेवल पे जैसे सुपर स्टॉकिस्ट है जिसकी मेन डिस्ट्रीब्यूशन गोडाउन्स रहती है, उन गोडाउन्स की फिर चेकिंग हो गई। सूचना के, और इसमें पानीपत भी है हरियाणा जिसमें बड़े गोडाउन है एक पर्टिकुलर कंपनी का। उसके अलावा रांची में भी टीम भेजा गया, जैसे सर ने कहा कुछ इंटेलिजेंस गैदरिंग हम लोगों ने किया, तो जो जो सप्लाई की प्रमुख स्रोत थे वहां सब टीम्स भेजकर जो चीजें पुष्टि हुई उसको लेकर फिर हमारे करीबन 40 जनपदों में 300 के ऊपर थोक विक्रेताओं की जांच हुई, जिसके क्रम में 28 जनपदों की 128 एफआईआर दर्ज किया गया। इसमें विशेष यह ध्यान दिया गया है कि कोई भी छोटे व्यापारी पे कार्रवाई ना हो, क्योंकि हम लोग को रिटेलर्स पे कार्रवाई करने का मंशा नहीं था। हम लोग इसके पूरे चैनल को शुरू से लेके चला है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग फर्म है उसके आगे फिर उसकी जो मार्केटिंग कंपनी है और उनका जो स्टॉकिस्ट है जो बड़े गोडाउन से, वहां से फिर बड़े थोक व्यापारी, फिर उसके बाद छोटे थोक व्यापारी और फिर रिटेलर। तो रिटेलर तक पहुंचने से पहले ही जहां पे कड़ी टूट जा रही थी, जैसे आइदर भारी मात्रा में माल गया है और उसके समर्थन में उनके पास कोई कागज नहीं है, ऐसे को चिन्हित करके कार्रवाई किया गया है जिससे कि इन नेक्सस को तोड़ा जा सके। और इसमें जो नेटवर्क्स आए, जैसे सर ने कहा, प्रमुख रूप से जैसे जनपदें आप लोगों को मालूम है, बनारस और उसके बाद गाजियाबाद, फिर कानपुर, लखनऊ, ये प्रमुख नोड्स के तौर पे निकल आई है, जिस पर फिर हम लोगों ने कार्रवाई किया है। जो कंपनीज थी जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग किया है, हालांकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के भी इसमें ऐसा नहीं कहा जाएगा कि दवा बनाना कोई गलत है, मगर जिनके स्ट्रीम को जांचा गया है वो एबॉट कंपनी की फेंसिडल सिरप है, फेंसिडल और न्यू फेंसिडल दो नाम से एबॉट कंपनी की सिरप है, और दूसरा है एस्कॉफ नाम से लेबोरेट कंपनी की सिरप है। फिर एक 3B है, 3B कंपनी जिसका बायोहब नाम से जो मार्केटिंग चेन है, इथिका, उसकी भी जांच, बायोहब कंपनी भी, उसकी भी जांच हुई। और लास्ट में है आरपाइक और इथिका जिसकी हेडक्वार्टर लखनऊ थी, और उनमें भी ग्लोबिन और शुभम नाम से दो कंपनियों से जो माल बनाया गया है, जिन्होंने इथिका ने डिस्ट्रीब्यूट किया। ऐसे 4 प्रमुख चैनल्स को हम लोगों ने देखा है। इन चारों चैनल में जो भी वायलेशन बड़े पैमाने पे मिला है उसी पे कार्रवाई किया है। शेड्यूल एच ड्रग्स पे भी कुछ है जी, दोनों शामिल है, दोनों। ट्रेमाडोल, यस जी, वो भी जांच है जी जी। सभी मंशा केवल कफ सिरप की नहीं थी, मंशा यही थी कि जो नशे के रूप में दुरुपयोग किया जा सकता है, ऐसे चीजों की अवैध डाइवर्शन को रोका जाए, यही मंशा है। इसमें जो एविडेंस आया है, इसमें आप सही कह रहे हैं, इसमें एविडेंस हमारे पास, एविडेंस जो आया है इसमें एविडेंस में हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास नेपाल जाने का और बांग्लादेश जाने के एविडेंस आए हैं। उन एविडेंसेस को हम लोग और डेवलप कर रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम लोग कंफर्म कर रहे हैं, बैंकिंग चैनल से उन चीज को वेरीफाई करा रहे हैं। कुल मिलाकर के बात यह है कि इस बारे में शासन का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट निर्देश भी है, और इसमें किसी भी तरह की कोई भी जीरो टॉलरेंस की नीति है। जो भी आदमी इसमें इन्वॉल्व हैं, किसी भी स्तर पर इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो रही है, साक्ष्य बेस्ड, और आगे भी होती रहेगी। एक एक करके हाँ, जो अगर देखिए मैं, हाँ बताइए। इसके लिए जो गाइडलाइन की बात मैम कर रही है, लाख 10 सालों से ये तो लोग यूज कर रहे हैं,
क्या प्रक्रिया है वही का जो आज एकाएक 8-10 ट्रक 100 नहीं, ये तो देखिए ऐसा है ना, ये तो वाली बात हुई। अगर इस जो ड्रग जो है वो अपने आप में एक उसका जो मिसयूज है, जो उसका अवैध रूप से जो इलीगल डाइवर्जन है, दैट इज क्रिमिनल। जो इस विषय में 2023-24 में भी एफएसडीए और एसटीएफ द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई किया था, जिसमें ये फेंसिडिल सिरप पे खूब कार्रवाइयां हुआ था। इस तो ये बार पहली एक बार बृहद नहीं है। स्वरूप में, जी। बृहद स्वरूप में और बिल्कुल सोर्स से ही। एक सेकंड 200 रुपए की सिर्फ ऐसा इलीगल डाइवर्जन मुझे हजार रुपए में बेची गई है बाहर, उसका कुछ पता है कितना पैसा कमाया गया होगा इस पूरे उसमें? देखिए ऐसा है ना, कितनी सीसी सिर्फ ये वही चीजों को हम लोग अभी, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मीडिया में, खासतौर से सोशल मीडिया में बिना साक्ष्य के और बिना तथ्यों के कई बार कुछ चीजें आ जाती हैं। हम लोग जब कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं या एफएसडीए कोर्ट में प्रस्तुत करता है, तो वी हैव टू हैव द फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के एविडेंसेस कि किस बैंकिंग चैनल से या अदरवाइज वो मनी का ट्रांजैक्शन हुआ है। वो सब ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हुए ही ये नाम सामने आए हैं। जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें मान लीजिए एक पार्टी ने जो ओरिजिनल कंपनी है, उन्होंने जो सुपर स्टॉकिस्ट को दिया, वो एक हमको उसके डॉक्यूमेंट्स मिले, उनसे जब कंफर्म किया गया तो उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए जिनको वेरीफाई किया गया कि भाई जो आगे वाली चेन है, उस चेन में उन्होंने उसका प्रॉपर उपयोग किया या इलीगली डाइवर्ट किया। इलीगली डाइवर्ट का मतलब ऐसी भी दुकानें सामने आई हैं जिसमें जिस दुकान को दिया जाना बताया जा रहा है, वहां पर कोई दुकान एग्जिस्ट नहीं करती है, वहां पर कोई स्टोरेज नहीं है, वहां पर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि वहां पर कोई ठेले वाला है, उसके नाम पर ये दवा का आगे का कंसाइनमेंट भेजा गया। तो मीनिंग देयर बाई कि जो ये मेन लोग हैं, ये इसको इलीगली डाइवर्ट कहीं और कर रहे थे और उस चैनल से उसी जहां पर डाइवर्ट कर रहे थे वहां से पैसा आ रहा था, पेपर पर इनको दिखा रहे थे। तो ये एक पेन स्टेकिंग प्रक्रिया है। एविडेंस कलेक्शन इज अ पेन स्टेकिंग प्रोसेस। उन सभी एविडेंसेस को हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं और जैसे जैसे नाम सामने आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एफएसडीए के लेवल पे जैसे सर एक चीज और बताना, हो गया नहीं सुनिए इस पूरे मामले में प्रदेश सरकार पूरी गंभीरता से और बहुत ही सख्ती से इस प्रकरण में शुरुआती दौर से ही डील कर रही है। आगे जैसे जैसे जानकारी प्राप्त होगी आपको बताया जाएगा। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देशित किया है कि इस पूरे, चूंकि कई जिलों में 5-7 जिलों में फैला हुआ है, तो बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए स्टेट लेवल पे भी एक एसआईटी, एक आईजी लेवल के ऑफिसर के द्वारा अध्यक्षता में बनाई जाएगी, जो इस पूरे मामले को कोऑर्डिनेट करेगी। बहुत सारे तो इसमें जैसे ही कोई और नहीं पुलिस के एफएसडीए के लोग रहेंगे, वो एफएसडीए के लोग भी रहेंगे, पुलिस के अधिकारी भी रहेंगे। नहीं मैं बता देता हूँ, छुपाने वाली बात नहीं है। शुभम का जो हमारे पास एविडेंस आया है अभी तक, वो उसका दुबई में जाने का एविडेंस आया है। लेकिन ड्रग्स के मामले में जो अंतर्राष्ट्रीय हमारी संधियां हैं वो बहुत सख्त हैं। तो जो एविडेंस हमारे पास है उसके आधार पर हम प्रत्यारोपण भी करेंगे और भी कार्रवाई भी करेंगे। लाइसेंसिंग में कहीं कोई गड़बड़ हुई है जो मेडिकल स्टोर्स को या स्टॉकिस्ट को लाइसेंस जारी किए गए? प्रक्रियात्मक केस है, कोई इसमें दो चीजें हैं। एक तो जो लाइसेंस पाया गया है वो करीबन 280 को हम लोगों ने नोटिस दिया है कैंसिलेशन के लिए, जो एफआईआर के अलावा लाइसेंस कैंसिलेशन भी जरूरी है। मगर वो ड्रग एक्ट के तहत नोटिस देके और स्पीकिंग ऑर्डर से खारिज होना होता है, तो वो प्रक्रिया भी चल रही है। सभी को नोटिस दिया, कैंसिलेशन होगा। विभागीय अधिकारियां, कुछ लोगों ने अच्छा भी कार्रवाई किया है और कहीं पे जो लापरवाही या संलिप्तता पाया गया है वो भी घटा है और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से उस पर भी कार्रवाई। विभागीय मंत्री जी को सारा चीज प्रस्तुत किया जाएगा। जी नहीं, नॉट टू ये मैंने शुरू में ही किया था। वो जो कफ सिरप है उसमें और एक कोडीन लाइसेंस्ड ड्रग है और उसमें कोई नकली दवा नहीं है, केवल इसमें लाइसेंसिंग थोक में व्यापार पे विषय है बिना पेपर। ईडी ने भी इस मामले को टेकअप किया है और जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उसके विषय में ईडी भी अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन कतिपय सोशल मीडिया पर जो तथ्यहीन बातें, आधारहीन बातें
और इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस करने वाली बातें आ रही हैं। इस चीज को रिपीट कर दिया जाए। हाँ, मतलब इसमें यूपी में इसे इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि इसके बारे में ऑलरेडी एसआईटी का गठन हो ही गया है। उस एसआईटी में वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में तफ्तीश होगी। तो इस प्रकार की बातें जो हैं वो आधारहीन बातों को उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर जैसे सोशल मीडिया अब ये इसके बाद ये कोई क्वेश्चन नहीं है। जैसे जैसे पता चलेगा वो बता दिए। तो कफ सिरप केस में पुलिस का बड़ा खुलासा। यूपी पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस कफ सिरप मामले पे हुई, जिसमें विस्तार से जानकारी दी गई है और ये कहा गया केस की जांच के लिए अब एक स्पेशल टीम गठित होगी। 28 जिलों में 128 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इस मामले में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। सीएम का सख्त आदेश है और उन्होंने साफ कहा है कि जो भी शामिल है उस पर एक्शन लिया जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, बरेली बवाल मामले में चार्जशीट दाखिल हो गई है। तौकीर रजा समेत 60 लोगों के खिलाफ चार्जशीट हुई है। थाना बरादरी और थाना प्रेमनगर के केस में एफआईआर में चार्जशीट हुई है और थाना प्रेमनगर की चार्जशीट में तौकीर समेत 22 लोगों का नाम शामिल है। थाना बरादरी की चार्जशीट में तौकीर समेत 38 लोगों का नाम है। मौलाना तौकीर रजा और उसके करीबियों के खिलाफ 1 दर्जन मुकदमा दर्ज है। मौलाना तौकीर रजा फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद है। थाना प्रेमनगर और थाना बरादरी पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। तो तौकीर समेत 60 लोगों के खिलाफ चार्जशीट हुई है। बारादरी प्रेमनगर थाने में दर्ज एफआईआर में चार्जशीट हुई है। थाना प्रेमनगर की चार्जशीट में कुल 22 नाम शामिल हैं। बरेली बवाल मामले में चार्जशीट दाखिल की गई। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रामविलास सक्सेना फोन लाइन पर जुड़े। जी रामविलास, विस्तार से बताइए इस चार्जशीट के बारे में। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बरेली में 26 सितंबर को जुमा की नमाज के बाद मौलाना तौकीर रजा और उसके साथियों ने जो बरेली की फिजा को खराब करने की कोशिश की थी, उसमें पुलिस ने जो है ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन मुकदमे दर्ज किए थे, जिसमें पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा समेत करीब 125 लोगों को नामजद करते हुए 2,500 लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किए गए थे। और अब पुलिस ने जो है समय के अनुसार जो है 2 ऐसे मुकदमे हैं जो बारादरी थाना इलाके के और प्रेमनगर थाना इलाके का जो 2 मुकदमे हैं, उनमें चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें मौलाना तौकीर रजा समेत जो है 60 लोगों को के खिलाफ जो है चार्जशीट दाखिल की गई है। जिसमें थाना प्रेमनगर में जो मुकदमा दर्ज है उसमें 22 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है और थाना बारादरी में 38 लोगों के खिलाफ जो है चार्जशीट दाखिल हुई है। फिलहाल बरेली पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा समेत 60 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है, क्योंकि जो 12 मुकदमे दर्ज हुए हैं उनमें से अभी तक जो 2 मुकदमे हैं उनमें चार्जशीट दाखिल हुई है और जो 10 मुकदमे बचे हुए हैं पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जल्दी ही उनमें भी चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। तो फिलहाल मौलाना तौकीर रजा इस वक्त फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में निरुद्ध है और अब इनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि बरेली विकास प्राधिकरण हो, नगर निगम हो, पुलिस हो, ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और शायद इसी का नतीजा है कि जो बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और सीधे अब आपको लोकसभा लिए चलते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त लोकसभा में बोल रहे हैं। वंदे मातरम भी था अध्यक्ष महोदय। यह वह समय था जब वंदे मातरम सिर्फ एक शब्द नहीं रह गया था, यह एक भावना बन गई थी, यह एक दर्शन बन गया था। इट बिकेम ए पोयम, पल्स एंड ए फिलॉसफी अध्यक्ष महोदय। अप्रैल 1906 में नए बने पूर्वी बंगाल प्रांत में ब्रिटिश सरकार ने वंदे मातरम के सार्वजनिक नारे लगाने पर रोक लगा दी थी। लोगों ने इस आदेश की अवहेलना की, खुलेआम अवहेलना की। विश्वनाथ मुखर्जी ने अपनी किताब वंदे मातरम का इतिहास में इसका उल्लेख करते हुए लिखा है कि लोगों पर लाठियों की बारिश होती रही और पर जब तक उन्हें होश रहा तब तक वे वंदे मातरम का नारा ही लगाते रहे अध्यक्ष महोदय। उस्मानिया विश्वविद्यालय में भी वंदे मातरम का नारा लगाने पर रोक लगी थी। इस आदेश को न मानने के लिए वहां के छात्र श्री रामचंद्र जी को भी जेल की सजा हुई थी। उस समय रामचंद्र जी की आयु
बामुश्किल 18 साल की थी और उसके बाद 18 साल की उन्हें सजा भी दी गई थी। उन्हें वीर सावरकर जी ने वंदे मातरम रामचंद्र की उपाधि से नवाजा था। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम सिर्फ बंगाल में सीमित नहीं रहा है। यह भारत में उत्तर से दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक फैल गया था। पंजाब, तमिलनाडु, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, सभी जगह लोग वंदे मातरम बोलने लगे थे। एक दूसरे का अभिवादन भी वंदे मातरम बोलकर करते थे। सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी वंदे मातरम भारतवासियों के लिए एक मंत्र की तरह कार्य कर रहा था। लंदन, पेरिस, जेनेवा, कनाडा, सभी जगह जहां भी भारतीय थे, भारत के लोग वंदे मातरम लगातार बोलते थे। 1912 में जब श्री गोपाल कृष्ण गोखले जी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तो उनका स्वागत भी वंदे मातरम नारों के साथ ही वहां की जनता ने किया था। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम के साथ शहीद भगत सिंह और शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के पत्र प्रारंभ हुआ करते थे। मदन लाल ढींगरा जी का आखिरी शब्द भी वंदे मातरम था। फांसी पर जाते समय क्रांतिकारी सूर्यसेन के होठों पर भी वंदे मातरम था। खुदीराम बोस की जुबान पर भी वंदे मातरम ही था। अध्यक्ष महोदय, इसलिए वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं है, यह हमारी राष्ट्रीयता का सूत्र है, भारत की अंतर आत्मा का यह स्वर है। अध्यक्ष महोदय, आज जब हम वंदे मातरम की 1.5 शताब्दी की गौरवशाली यात्रा का उत्सव मना रहे हैं, तब यह सच स्वीकार करना पड़ेगा कि वंदे मातरम के साथ जो न्याय होना चाहिए था वह न्याय नहीं हुआ। आज आजाद भारत में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को बराबर का दर्जा देने की बात की गई थी, लेकिन एक हमारी राष्ट्रीय चेतना का अभिन्न अंग बन गया, समाज और संस्कृति की मुख्य धारा में स्थान पा गया। वह हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों में शामिल हो गया। वह गान था हमारा जन गण मन। लेकिन दूसरे गीत को मार्जिनाइज कर दिया गया, उपेक्षित किया गया, उसे खंडित किया गया। वह गीत है वंदे मातरम। अध्यक्ष महोदय, इट वॉज ट्रीटेड लाइक एन एक्स्ट्रा। वह धरती जिस पर वंदे मातरम की रचना हुई थी, उसी धरती पर वर्ष 1937 में कांग्रेस ने वंदे मातरम गीत को खंडित करने का निर्णय लिया था। और अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम के साथ हुए राजनीतिक छल और अन्याय के बारे में सभी पीढ़ियों को जानना चाहिए। इसीलिए इस संबंध में चर्चा हो रही है, क्योंकि यह अन्याय केवल एक गीत के साथ नहीं था, बल्कि आजाद भारत के लोगों के साथ था। उन लोगों के साथ हुआ जिनकी सांसों में आजादी की हवा वंदे मातरम की पुकार ने भरी थी। अध्यक्ष महोदय, उस पुकार को सीमाओं में बांधने की कोशिश इतिहास का मैं मानता हूं कि यह बहुत बड़ा छल था। इसलिए हम यह मानते हैं कि वंदे मातरम का गौरव लौटाना यह समय की मांग है और नैतिकता का यह तकाजा भी है। अध्यक्ष महोदय, इस अन्याय के बावजूद वंदे मातरम का महत्व किसी भी सूरत में कम नहीं होने पाया और वंदे मातरम गुरु गोविंद सिंह जी और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महापुरुषों के स्वराज और स्वधर्म के मूल्यों का यह जीवन स्वरूप बन गया। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम स्वयं में पूर्ण है, लेकिन इसे अपूर्ण बनाने की कोशिश की गई। वंदे मातरम हमेशा राष्ट्रीय भावना का अमर गीत रहा है और अध्यक्ष महोदय, मैं बल देकर कहना चाहता हूं, सदैव यह बना रहेगा। दुनिया की कोई ताकत इसे कमतर नहीं।